पढ़ते हैं नहीं आप। तो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है कि मैं 52 कार्ड में से कोई से 5 कार्ड निकालूं, लेकिन शर्त क्या है, उन 5 कार्ड में एक एस होना ही चाहिए, एक एस, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, 5 में से एक एस होना चाहिए। तो कैसे निकालूँ? 40, देखो एस कितने, 4, और नॉन एस कितने, 48। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो तुम्हें 5 कार्ड निकालने हैं वो एक तो एस होना चाहिए और बाकी बचे 4 इसमें से होने चाहिए, नॉन एस में से। तो 48 C4, 4 तो उसमें से निकाल लिए, और 4C1 इंटू क्यों किया, क्योंकि पांचों निकालने हैं, ये भी निकालने हैं 4 एंड वो भी निकालने हैं 5, तो इसलिए यहाँ अब इस क्वेश्चन यही बन के एग्जाम में जो प्रोबेबिलिटी का आएगा, यही प्रोबेबिलिटी इसी साल ही। तो आपसे क्या कहेंगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ विच वन इज कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एस। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 52C, बस खत्म हो गया। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन चैप्टर अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी की ABCD भी समझ में नहीं आएगी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही करोगे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ये तो यहीं सीख लोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, इसको छोड़ना नहीं है कि कब खत्म होगा। इधर जी सुन रहे हो नहीं, तो नहीं तो फिर ये भी चैप्टर गया और प्रोबेबिलिटी भी गया। कम से कम 80 में से, अगर 12 में देखें जो इस पे बेस्ड होगा, 80 में से 12 नंबर की प्रोबेबिलिटी आती है, और लगभग 15-16% होगी। बहुत बड़ा अमाउंट है ना, क्योंकि सर मैं तो पास होने की सोच रहा हूँ, ऐसा ही है। फिर हटा दूँ ना, कितने केसेस करोगे? 4 केसेस कैसे? ठीक है, 20 फैमिलीज हमने चूज कर दी, 20 फैमिलीज हमें चूज कर दी। हाँ बहुत सारी होगी, उसे सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं होगा। केस बनेंगे 3। देखो आपको 20 फैमिलीज चूज करनी है। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, ये वाली एक ये है, एक 35 फैमिलीज ऐसी है जिसकी मोर देन 2 चिल्ड्रन है ना। आपको 20 फैमिली चुननी है जिसमें से 18 फैमिलीज ऐसी होनी चाहिए जिनके ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 18 फैमिली, कम से कम एटलीस्ट 18 फैमिली शुड बी देयर व्हिच हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब 18 फैमिली ये ले ली तो ये 2 हो गई, लेकिन उसने क्या बोला, एटलीस्ट 18 फैमिली, तो 19 ये ले ली तो 1 हो गई, और 20 की 20 वही चुन ली तो 0 हो गई। तो 3 केसेस बनेंगे बेटा, एट मोस्ट तो 2 चिल्ड्रन है, फैमिलीज एटलीस्ट 18 होनी चाहिए। चश्मे उतर गए हैं, पता नहीं क्या क्या। तो 52C18 into 35C2 plus 52C19 35C1 plus 52C20 52C20 बस इंटू 35C0 लिख दो चाहे नहीं लिखो,
भाई इसको ऐसे ही छोड़ना है, सॉल्व नहीं करना, बहुत लंबा हो जाएगा। है बेटा, ये तो बोला मत कर या कुछ और क्या करने, तो मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, ध्यान रखिए उसमें। आपको अगली बार सीरियसली कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, हो गया ना ये सब का? अब तो लिख ही लेगा 52 में से इतनी, उसमें से इतनी, जैसे कमेटी बनाई थी ना, याद है कमेटी वाला करा था? बेटा मैं नहीं बोलूँगा। Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन ही है। हाउ मेनी words with or without meaning each of two vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter.
कितने वर्ड हम बना सकते हैं 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट के इन अल्फाबेट्स का यूज करना है, इन लेटर्स का यूज करना है। तो इसमें से पहले तो ये चाहता हूँ कि कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वोवल्स। तो 3 वोवल हैं, ए यू ई 3 वोवल हैं और 5 डी जी एच टी आर 5 कॉन्सोनेंट है ना जी। बिल्कुल सेम हो गया क्वेश्चन। आपको इसमें से 2 वोवल चूज करने, तो 3C2 कर लेंगे, इंटू 5C3 कर लेंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल कर लेंगे। क्योंकि वर्ड्स बनाने हैं तो अरेंजमेंट भी चाहिए, कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी, दोनों चीज़ें हैं। तो पहले सिलेक्शन, फिर उसके बाद उनका अरेंजमेंट। समझ में आ गई बात? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बस इतना ही है इसमें, कॉम्बिनेशन वाले उसमें। तो आज ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम में हम एक्सपेंशन करना सीखें। ठीक है, अब यहाँ पर ये n जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का ही हमारे कोर्स में है, तो इसलिए हम केवल नेचुरल नंबर का एक्सपेंशन सीखेंगे। जो अब तक तुम फॉर्मूले रट्टा मार के आते थे, वो फॉर्मूले अब आप खुद एक्सपेंड कर सकते हो आज के बाद। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सपेंशन याद रखनी है वो ये है कि NC0 x की पावर n y की पावर 0, ये पहली टर्म एक्सपेंशन। तो कॉम्बिनेशन हम सीख लिया है हमने, x की पावर ये जो नंबर है उसकी पावर n और y की पावर 0 प्लस अगला है NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1। इसकी पावर एक कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, ऐसे होता है। जब एक्सपेंशन लिखते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो हम करते हैं, लिखना हमें ऐसे चाहिए। रट्टा तो हमने क्या कर रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो ऐसे आएगी। तो देखो यहाँ पर a की पावर 2 थी, यहाँ हुई b की पावर 0 थी, यहाँ अगली टर्म में a की पावर 1 हुई, b की पावर भी 1 होगी, 1 बढ़ गई। अब अगले में 2 से कम हुई 1 से कम हुई 0, यहाँ 0 से 1 बढ़ी, 1 और बढ़ गई। समझ रहे हो? तो क्या करना है, x की एक्सपेंशन जो पावर्स है उसको कम करते जाना है, y की पावर को एक करके बढ़ाते जाना है। तो अगला टर्म क्या होगा, NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2। अगला क्या होगा कि NC3 x की पावर n-3 y की पावर 2। ऐसे चलते चलते हमें कहाँ तक जाना है, NCn तक। जो भी हमने एक्सपेंशन करनी है, जैसे स्क्वायर करा था हमने, तो हम शुरू करते हैं 2C0 2C1 2C2, बस 3 टर्म आएंगे। समझ रहे हो? तो ये NCn x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर n हो जाएगी। ये एक्सपेंशन है किसी भी चीज का। ठीक है, कुछ नया नहीं सीख रहे, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई टफ चीज सिखा रहा हूँ, केवल ये सब समझा रहा हूँ कि जो इसके कोफिशिएंट्स आएंगे ये तुम्हारे कॉम्बिनेशन से आएंगे, NC0 NC1 NC2 NC3, और बाकी में क्या है, एक पावर कम होती जा रही है, एक बढ़ती जा रही है। अब जैसे सपोज करो तुमसे कहा जाए x प्लस वाई की पावर 3, इसको एक्सपेंड करो, तो क्या आएगी एक्सपेंशन में 3C0, 3 है ना,
3c0 x की पावर 3n, जितनी पावर है उसके ऊपर पावर सारी x के ऊपर आ गई, y की पावर 0, फिर आएगी 3c1 x की पावर 2 y की पावर 1, फिर क्या आएगी 3c2 x की पावर 1 y की पावर 2, फिर आएगी 3c3 x की पावर 0 y की पावर 3। ये बढ़ती जा रही है ये वाली और ये घटती जा रही है। अब इसको एक्सपेंड करोगे 3c0 क्या होता है 1, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या आ गया x क्यूब, ये करवा रखा है मैंने, nc1 n होता है तो 3c1 कितना हो गया 3, तो 3x स्क्वायर y, 3c2 और 3c1 सेम ही होते हैं, ncr = ncn - r, ये बताया हुआ है, ncr = ncn - r। क्या बताओ वापस, ये एक्सपेंशन समझ में आ गया, ये एक्सपेंड यहाँ से यहाँ तक करा समझ में आ गया, फिर क्या करें, क्यों नहीं समझ में, 3c1 सॉल्व करना नहीं आता तेरे को, सारा कॉम्बिनेशन कर लिया तुमने, 3c1 क्या होता है वही तो लिखा है, ये क्या था x पर, ये भी, और 3c2 क्या होता है, 3c2 को और क्या लिख सकते हैं 3c1, तो 3c1 क्या है, तो ये भी 3, और ये क्या बन गया x y, 3c3 क्या होता है 3c3 1 क्यों, वही गड़बड़ कर दी, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको तो अप्लाई नहीं है। 3c3 किसके बराबर, थ्री सी जीरो क्या होता है 1 होता है, कल कॉपी में लिखा होगा तुमने, मैंने यहाँ पे कई सारी चीजें लिखवाई थी, nc0 nc1 nc2 nc3 लिखवाया ना, तो वही याद रखना, 3c3 किसके बराबर 3c0, तो 3c0 कितना, तो 1 into x तो 0 है तो 1 हो गया, कितना हो गया, अब तुम एक x + y का होल क्यूब क्या करते हो, तुम याद कैसे करते हो उसको, देखो कितने खराब तरीके से याद कराया जाता है, तो मैं याद कराते हैं x³ + y³ + 3xy x +, अब इससे इसको कंपेयर कैसे करोगे, तो अगर यही समझा दें कि भैया ऐसा होता है, ना बच्चे को रट्टा मारना पड़े, अब कितनी बड़ी पावर दे दोगे, x + y की पावर 10 दे दूँगा तो खोल कर रख दोगे, तो थोड़ा सा एक्सपेंड तो होगा। और एक चीज़ और इसमें याद रखना, जब भी एक्सपेंशन करते हैं ना तो एक जो टर्म है वो ज़्यादा आती है, जितनी पावर है उससे एक टर्म ज़्यादा, जैसे हम स्क्वायर खोलते हैं तो a² + 2ab + b², तो 3 टर्म बन गई, पावर थी 2, जब पावर थी 3 तो 4 टर्म बन गई, 1 2 3 4, ये भी याद रखने की चीज़ है, चल रहा है। तो ये एक्सपेंशन है, तुम्हारे कोर्स में इतना ही है बस, लेकिन मैं करा रहा हूँ इसके आगे भी तुम्हें, ठीक है। अभी एक्सपेंशन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें इसमें समझा रहा हूँ, जिसकी इच्छा हो कर लेना और जिसकी इच्छा ना हो मत करना। एक्सपेंशन यही है बस, इतना ही करवाएंगे, तो स्कूल में भी इतना ही कराया होगा, इससे ज़्यादा एक्सपेंड करवाया कुछ बस खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मतलब चैप्टर खत्म हो गया हमारा, तो चैप्टर का नाम याद दिलवाया ना, बाइनोमियल थ्योरम, है ना। अब मान लो सपोज करो, इधर ध्यान दो, ये समझ में आ गया ना एक्सपेंशन कैसे कराया, मैंने ये लिख लिया सबने। अब अगर मेरे पास, अब ऐसा थोड़ी आएगा x + y, ऐसे आएगा 2x - 3y इसकी पावर 9, कहेगा भाई एक्सपेंड हुए, है ना। तो अब इसमें 10 टर्म आएंगी, 9 तो पावर ही है, एक टर्म ज़्यादा है, तो अब उसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, और ध्यान से समझना
क्यों समझना है? क्योंकि यहाँ जो माइनस साइन होते हैं वो भी कंसिडर करने पड़ते हैं। तो क्या करूँगा मैं, 9c0, ये मेरा x है 2x, इसकी पावर 9 माइनस 3y इसकी पावर 0। अब समझ लो ये x है और ये y विद साइन, समझ में आ गई बात? फिर अगला टर्म क्या आएगा, 9c1 2x की पावर 8 और माइनस 3y की पावर 1। फिर आएगा 9c2 2x की पावर 7 इंटू माइनस 3y की पावर 2। फिर आएगा 9c3 2x की पावर 6 और माइनस 3y की पावर 3। फिर आएगा 9c4 और 2x की पावर 5 और 3y की पावर 4। फिर आएगा 9c5 और 2x की पावर 4 और माइनस 3y की पावर कितना, 5 हो गया, 5 आ गया ना। ठीक है, एक बढ़ रही है एक घट रही है, प्लस 9c6 2x की पावर 3 और 3y की पावर 6 प्लस, अब तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन देंगे वो जिसमें कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़े तुम्हें, बाकी तो कुछ रहा नहीं इसमें, है ना। तो 2 और माइनस 3y की पावर 7। फिर 9c8 2x की पावर 1 और माइनस 3y की पावर 8 और प्लस 9c9 तक जाना है मुझे, जब तक ये बराबर ना हो जाए जब तक चलना है। ठीक है, और ये माइनस 3y की पावर। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ खास है, जब ये खुलेगा, खोलना तो तुम्हें आता ही है सबको भाई, 9c0 9c9 के बराबर होगा, 9c1 जो है वो तुम्हारा 9c8 के बराबर होगा। तो इधर वाले खोलते हैं 2 जो है 7 के बराबर हो जाएगा, 3 जो है वो 6 के बराबर, तो आधे ही खोलने पड़ेंगे, है ना। इसमें क्या चीज़ आएगी, एक प्लस एक माइनस अगर है तो पहली जो टर्म आएगी, अगर ये पहला प्लस है ये माइनस है तो पहली टर्म पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव आएगी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव आएगी, क्योंकि क्यूब हो गई, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो जब टर्म खोलोगे, अब जैसे ऐसे समझ लो a माइनस बी का होल क्यूब खोलना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब कैसे खोलेगा, a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। हम फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब ये यही तो बनेगा, देखो माइनस 3a² b बनेगा और माइनस माइनस प्लस 3ab² बनेगा। तो यहाँ पर ही देख के आप पता लगा सकते हो, पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और देखो a क्यूब, फिर a², फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0, या b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो सारे साइन पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी सारे साइन पॉजिटिव, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे याद रखें। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई अच्छे से। तो इसको बस एक्सपेंड करना है तुमने, एक्सपेंशन तुम्हारे कोर्स में है, लेकिन मैं इसके आगे जा रहा हूँ, इसके बाद अगला टर्म समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी आगे। ठीक है, तुम्हें जब भी एंट्रेंस देना होगा तुम्हारे काम आएंगे सब चीज़ें। जिसको करनी हो कर लेना, जिसको नहीं करनी हो वो छोड़ देना, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि करनी है। ठीक है, आप समझो बात, एक्सपेंशन तो तुम कर लोगे, समझ में आ गया, है ना। एक्सपेंशन जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से ही करना है। अब आप समझो, अगर x प्लस वाई की पावर n है ना, या ऐसे कह लो कि भाई x प्लस वाई की पावर 10, ऐसा समझो, और तुमसे कहा जाए भी इसमें जो 8th नंबर पर टर्म आ रही है वो बताओ क्या होगी, या इसकी पावर
95। बताओ भाई 45 नंबर में जो टर्म आ रही है वो बताओ क्या होगी। तो जैसे एपी में फॉर्मूला होता था, एपी फॉर्मूला होता था ना, तो एपी की टर्म का एक जनरल फॉर्मूला होता था भाई ये चीज़ इस नंबर पे क्या आएगा आप बता सकते थे। एपी में था a + n-1/t, जीपी में था a × r की पावर n-, ये पढ़ा हुआ है आपने। ऐसे ही इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला कैसे होता है, मान लो मैं चाहूँ कि भाई मैं 9वें नंबर की टर्म निकालूँ, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर x की पावर x + y की पावर n है तो क्या होगा, NCR x की पावर n - r y की पावर r, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसको हम लिखते हैं TR+1, TR+1, ये इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला है। मतलब अगर मेरे को इसकी एक्सपेंशन में कोई से नंबर की टर्म निकालनी है तो मैं ये फॉर्मूला याद रखूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी अभी तुमने a या x + -y का होल क्यूब बोला है ना। अब मैं कहता हूँ तीसरे नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, ध्यान से समझ लेना इसको। तीसरे नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, तो तीसरे नंबर पर टर्म का मतलब है t3 निकालना है आपको। यू टू फाइंड t3, थर्ड नंबर पर आनी थी तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, t2+1, किस फॉर्म में लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा, t2+1। ध्यान से समझना, जो जनरल फॉर्मूला आपको दिया है उसके हिसाब से पहले मैं उसको लिखूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि जितना नंबर की टर्म आपने निकालनी है उससे एक कम r होगा, r। तो मेरा r क्या हो गया यहाँ पे 2, और n मेरा क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। अगर मुझे इसकी एक्सपेंशन में थर्ड टर्म निकालनी है तो n तो हो गया जो उसकी पावर है, और उसको मैंने जब थर्ड टर्म निकालनी है तो मैंने 2+1 लिखा। तो ये जो है ये r की वैल्यू होगी, इससे कंपेयर करोगे तो किसी भी वैल्यू ऑफ r, तो r मेरा कितना हो गया 2। ठीक, मान लो मुझे फोर्थ टर्म निकालनी होती तो मैं इसको लिखता t3+1, तो मेरा r क्या हो जाता है, ये 3, और n भी क्या हो जाता है, वो तो 3 था ही, वो तो पावर में है। आगे बात सुन, अब अगर मैं चाहूँ थर्ड टर्म क्या होगी तो इस फॉर्मूले में डालूँ, है ना, इसकी एक्सपेंशन करना है तो ये फॉर्मूला डालूँ। n क्या है मेरा 3, c, r की जगह क्या डालूँ 2, और x की जगह x, इसकी पावर n - r, मतलब दिस माइनस दिस 1 होगी, और y की जगह क्या लिखूँ, -y, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना, तो -y, इसकी पावर कितनी लिखनी है r, r कितनी है 2, इसे सॉल्व करोगे हो गया 3c2 3c1 के बराबर ही होता है, तो 3xy²। अब अपनी जो एक्सपेंशन करी है हमने उसमें चेक करो कि भैया ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे फोर्थ निकालो, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, डालो 4c4, क्योंकि r भी 4, सॉरी 3c3, 3c3, और x की पावर क्या है n - r, दिस माइनस दिस 0, और -y की पावर r कितना है 3, तो ये कितना हो गया 3c1, 3c3, 3c0 के बराबर 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये कितना हो गया -y। देखो फोर्थ टर्म आपकी क्या आई थी, माइनस। समझ में आ गई, हाँ कैसी बेटा, कहाँ ये ये तो पुराना है। फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ तो फोर्थ टर्म के लिए r3n, ठीक है, तो ये इसका निकालूंगा फोर्थ टर्म, तो nc पहले क्या डालूंगा, इस फॉर्मूला में डालूंगा, तो 3c3, और x की जगह तो x ही है, इसकी पावर n - r 0, -y की पावर r, मतलब तो ये तो 1 ही होता है, ये भी 1 ही होता है, ये 1, तो आपका क्या आंसर आ गया माइनस। ठीक है, समझ में आ गया, नीचे आगे समझ में। अब हर बार एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो उसने तुमसे दे दिया, तुम्हें दे दिया भैया 2x + 5y इसकी पावर 7, और तुमसे कहा फिफ्थ टर्म बताओ इसकी, फिफ्थ टर्म, तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, लगाओ फॉर्मूला, मिटा दो उसको,
या अगले पेज में चला जाओ, अगले पेज पर 2x प्लस 5/7। मैं कह रहा हूँ T5 निकालो, तो T5 को क्या करोगे जी, आप लिखोगे T4 प्लस 1 और लिख दोगे n तो 7 है, r आप लिख लोगे जी 4 है, क्योंकि ये TR प्लस 1 के बराबर है। अब अगर आपसे कहा जाए भाई निकालो फिफ्थ टर्म, तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या था, NCR x की n माइनस r y की पावर r, तो 7C4, ठीक है, x क्या है आपके पास 2x, अब ध्यान रखना ये 2x है, इसकी पावर दिस माइनस दिस 3 और 5 इसकी पावर 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8x³ इंटू 5 की पावर 4 कितनी होती है 625, 625/4। बस इनको सॉल्व करना है, 4 से कट गया और 6 कट गया, 35 इंटू 8 इंटू 6 25 x³/4। ये आपकी फिफ्थ नंबर पे जो टर्म आएगी वो आगे बात समझ में, टर्म निकालनी समझ में आ गई। अभी टर्म निकालनी सीखी, अब अगला टॉपिक बता रहा हूँ मैं, टाइम तो अभी ये तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें अगली टॉपिक कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं किसी टर्म का, है ना। जैसे आप किसी भी चीज को करते, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसके सामने जो कांस्टेंट लिखा होता है मल्टीप्लिकेशन में वो वेरिएबल। अब जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है, ये अगर मेरे से एक आ जाए x³/4 का कोफिशिएंट बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, ठीक। अब मैं समझा रहा हूँ उसको आगे, उसको देख लो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। एक छोटी सी चीज और, क्वेश्चन है 2/3x² माइनस 3/2x इसकी पावर 20, ठीक है। अब इसने कहा इसकी मिडिल टर्म बताओ, फाइंड द मिडिल टर्म। तो वो कैसे करेंगे जी, फाइंड द मिडिल टर्म, वो भी सीख लो, फाइंड द मिडिल टर्म। तो अब इसमें इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 21। मैंने बताया एक ज्यादा होती, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कैसी होगी, ऑड। नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होगी, ऑड। अब हमने मीडियन वाले चैप्टर में ये सीखा हुआ है, क्लास 10th में सीखा, 9th में सीखा, कि जब भी कोई मिडिल टर्म निकालनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, तो मिडिल टर्म होती है ये, दिस इज द मिडिल टर्म, n+1/2 टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक है जी। और नंबर ऑफ टर्म्स n जो है वो इवन हो, तो दो मिडिल टर्म निकलेगी। ये हमने पिछले साल 10th क्लास में AP में भी करते थे, मिडिल टर्म निकालना। तो क्या होती थी वो, n/2th टर्म और एक उससे अगली n/2 प्लस 1th टर्म करते थे ना। तो इसमें दो टर्म निकलती थी, नंबर ऑफ टर्म्स इवन। अगर मान लो 19 होता तो इसकी दो मिडिल टर्म निकलती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होती, 20 हो जाती नंबर ऑफ टर्म्स। पर यहाँ पावर में 20 है, तो इसका मतलब एक ज्यादा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 21।
तो 21 टर्म्स हो जाएगी, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 21 प्लस 1 22/2 11th टर्म हमारी क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म हो जाएगी। इस क्वेश्चन अब मुझे 11th टर्म निकालनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? t10 प्लस 1, मैं लिखूंगा 10 प्लस 1। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था वो लिख देता हूँ, NCR x की n माइनस आर y की पावर r, ये मेरी फॉर्मूला है इसका। अब n मतलब ये पावर, तो 20cr मतलब ये 10, तो 20c10, x क्या है मेरे पास? 2/3x स्क्वायर इसकी पावर 20 माइनस 10 इज 10, और y की जगह आपने क्या लिख दिया? इंटू माइनस 3/2x इसकी पावर कितनी है? r भी 10 ही है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए 20 से इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसे तो छेड़ना है, ये बहुत बड़ा हो गया। ये 2 की पावर 10, ये 3 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 20 इंटू ये माइनस है, पावर है इवन तो पॉजिटिव रहेगी, 3 की पावर 10, 2 की पावर 10, एक्स की पावर 10। तो आप देखो 3 की पावर 10 भी कट गई, 2 की पावर 10 भी कट गई, और इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 20c10 एक्स की पावर 10। ये मेरे कौन से नंबर की टर्म आ गई? इसकी मिडिल टर्म आ गई, जो कि 11वें नंबर की टर्म। समझ में आ गई बात? टर्म निकालना अगर समझ में आ गया, तो उसके बाद मिडिल टर्म निकालना आपको आराम से आ जाएगा। टर्म निकालना आना चाहिए, विज्ञान नहीं आएगा। फाइंड द कोफिशिएंट of x की पावर 10 in the binomial expansion of 2x square minus 3/x इसकी पावर 11 where x is not equal to 0। ठीक है, आपको x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताना है। अब चीज़ को समझना ध्यान से बहुत, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि x की पावर 10 कौन से नंबर पर आएगी। इसमें कहीं पता चलेगा तुम्हें कि भाई कौन से नंबर पर x की पावर 10 आएगी? कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ नीचे है एक x, तो तुम्हें पता नहीं चल सकता, है ना। तो कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से समझना। पेन को रख दो नीचे और समझो केवल, ठीक है। अब इसके जनरल टर्म लिख दो पहले, TR+1। TR+1 लिखोगे तो क्या आता है? NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर, ये तो फॉर्मूला याद करना। अब आपके पास r नहीं पता, r इसलिए नहीं पता है क्योंकि कौन से नंबर पे x की 10 आएगी हमें क्या पता। तो हमने इसे फॉर्मूला डाला 11CR, x की जगह डाला 2x स्क्वायर इसकी पावर 11 माइनस आर, y की जगह मैंने 3/x डाला माइनस का, और इसकी पावर आ। ठीक है, अब आप इसको, हमें हमारा काम क्या है? r ही निकालना है। तो अब इसको अलग अलग खोल लो। ये हो गया 2 की पावर 11 माइनस आर, और ये कितना हो गया? x की पावर 22 माइनस 2r, मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर्स, और ये कितना हो गया? -3 की पावर r, और ये कितना हो गया नीचे? x की पावर। इतनी बात समझ में आ गई? अब जितने भी कांस्टेंट हैं इनको तो साइड कर दो। ये तो हो गया 11CR 2 की पावर 11 माइनस आर और -3 की पावर r, ये तो अलग हो गई। अब x ले लो, ये दोनों बेस x है तो इसको भी ऊपर ले लो, इंटू x की पावर 22 माइनस 3r हो जाएगा, क्योंकि -2r है, एक और -r आ जाएगा, -3r। समझ में आ गई बात? अब मुझे क्या चाहिए? x की पावर 10 चाहिए ना, तो मैं यहाँ r की क्या वैल्यू डालूँ कि ये 10 बन जाए? तो कैसे पता लगाओगे? इसको 10 ही ना रख दूँ मैं। अगर मैं इसको 10 के बराबर रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 12 = 3r, r कितना आ गया? 4। अगर मैं r को यहाँ पर 4 डाल देता हूँ तो तुम देखो 22 माइनस 12 क्या हो गया? x की पावर 10। तो इसका मतलब जो 5th टर्म है उसमें x की पावर 10 आएगी।
क्योंकि आर क्या है तुम्हारा 4 आया ना, और फॉर्मूला क्या होता है टी आर प्लस 1। तो 5वें नंबर की जो टर्म है उसमें आपकी x की पावर 10 आएगी। वैसे नहीं बता सकता मैं 5वें में आएगी, 6ठे में आएगी, 7वें में, कौन से में आएगी। अब उसने कहा है कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट तो ये है सारा। तो क्या करो, जहां पर r है वहां 4 रख दो, 11 माइनस 4 माइनस 3 की पावर 4, और ये x की पावर 10 बनी क्या, तो ये ही कोफिशिएंट हो गया। थोड़ा इसे सॉल्व कर दो, समझ में आ गई बात, समझ में आ गया, बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। यहाँ मायनों में कुछ तो लिख के लेके आया है। अब इसने कहा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि देखो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो कहीं ना कहीं टर्म ऐसी आई होगी जरूर जिसमें एक्स होगा ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर होगा ना ऐसा भी। तो कौन सी टर्म है, तो उसके लिए भी कुछ खास नहीं करना, जो अभी करा हमने कोफिशिएंट वाला वही तो करना है। अब इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 निकाल दो, ये कह रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 निकाल दो। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, tan CR 3x² की पावर 10 माइनस r और -1/2x³ इसकी पावर r, ठीक है। अब ये हो गया tan CR 3 की पावर 10 माइनस r और x की पावर 20 माइनस 2r, और ये कितना हो गया -1/2 की पावर r इंटू 1/x की पावर 3r, ये हो गया ना। देख लो एक बार, घर पे जाके कर लेना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, देख लो केवल क्या करना है, इस x की पावर को इकट्ठा करना है, सारी पावर्स को इकट्ठा करना है। तो कितनी हो जाएगी x की पावर, ये 20 माइनस 2r माइनस 3r, ऊपर आ गया, ये नीचे से ऊपर आ गई, ये तो सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें तो x है ही नहीं। तो जो ये पावर है इसे 0 बनाना है मुझे, क्योंकि क्या करना चाहिए मुझे, 0 चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, जब 20 माइनस 5r 0 हो जाए, ये r कितना हो जाए 4, तो r अगर मैं 4 डाल दूंगा तो उस टर्म में x आएगा ही नहीं, x की पावर कैसी हो जाएगी 0, दैट टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब कि जो 5वें नंबर की टर्म आएगी इस एक्सपेंशन में, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब उसमें x नहीं आएगा ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो उसका कोफिशिएंट निकाल, टर्म ही नहीं बता दी थी, फाइंड द टर्म, तो टर्म मतलब 5वीं टर्म, तो टर्म का है स्केलिंग तो tan C5 tan C4 हो जाएगा, ये क्योंकि 1 से कम होता है, और ये हो गया 3 की पावर 10 माइनस 4 और -1/2 इसकी पावर 4। फिफ्थ टर्म कैसे आई, फॉर्मूला तो बताया ना, ये जो फॉर्मूला होता है, ये तेरा फॉर्मूला है, ये TR+1 के बराबर ही तो होता है, NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। तो जो r आता है वो उसमें एक जुड़ता है तभी तो टर्म आती है ना, तो 5वें नंबर की टर्म आई ना, फिफ्थ टर्म, वो फिफ्थ टर्म, ठीक है। चलिए धन्यवाद।